नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ज़बरदस्त और थोड़ा हटके टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, जो बीपीएससी 101 का चैप्टर नंबर 7 भी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज की सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल थ्योरी में क्या है। फिर मिलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्न थिंकर से, जैसे लियोटार्ड, देरिडा, फुको, और देखेंगे उनके आइडियाज़। फिर जानेंगे कि पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या डिफरेंस है, ग्लोबलाइजेशन के साथ इसका क्या कनेक्शन है, ये भी हम समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि लोग इस थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। फिर समझेंगे कि आज के पॉलिटिकल और सोशल थॉट पे इसका क्या इम्पैक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका दिमाग खुलेगा पावर, आइडेंटिटी और सच्चाई के नए पर्सपेक्टिव्स के लिए। एग्जाम्पल से समझें। मॉडर्निज्म कहते हैं कि सच एक ही होता है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि सबका सच अलग हो सकता है। इंटरेस्टिंग, राइट? इंट्रोडक्शन। तो आप समझते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसी थिंकिंग है जो कहती है कोई भी एक यूनिवर्सल सच यानी कि ट्रुथ या बड़ी कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स है जो बताए गए हैं उस पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। ये आइडिया मॉडर्निज्म के खिलाफ के अगेंस्ट 20th सेंचुरी के बीच में आया। ये कहता है दुनिया एक नहीं कई तरह की है, प्लूरलिज्म और रिलेटिविटी को सपोर्ट करता है। ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है फिक्स्ड आइडियोलॉजी से ज़्यादा। अथॉरिटी और हायरार्की को चैलेंज करता है, ट्रूथ को एक कंस्ट्रक्ट के रूप में दिखाता है, मतलब सच बनाया जाता है, ढूंढा नहीं जाता। इसमें तो ऐसे लगता है कि ये कुछ कोर्ट की बातें हो रही हैं। लिटरेचर, फिलॉसफी, आर्ट और पॉलिटिक्स में इसका ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। अगर कोई कह रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट कहेंगे नहीं, हर कम्युनिटी का अपना डेवलपमेंट होता है। अब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स के बारे में एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है जॉन-फ्रांसवा लियोटार्ड। उन्होंने 1979 में एक बुक लिखी, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। लियोटार्ड का सबसे मशहूर आइडिया है इनक्रेडुलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, मतलब बड़ी एक जैसी कहानियों पे शक करना चाहिए, जैसे रिलीजन, साइंस और प्रोग्रेस। यानी कि जो ग्रैंड नैरेटिव्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमें डाउट की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि नॉलेज फ्रेगमेंटेड है, एक जैसी सब जगह नहीं होती। नॉलेज पर कंट्रोल होना चाहिए या नहीं, इस पे भी उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। उनका फोकस है डाइवर्सिटी और अलग अलग तरीके से नॉलेज को समझने पे। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी को भी उन्होंने डाउट किया है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक ही हिस्ट्री नहीं होती। इंडिया की दलित हिस्ट्री, ट्राइबल हिस्ट्री और वुमेन हिस्ट्री सब अलग और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है जैक देरिडा, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें फादर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने एक टेक्निक दी, डीकंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी आइडिया को तोड़कर समझना। बाइनरी ऑपोजिशंस जैसे मेल फीमेल, ईस्ट वेस्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उनका कहना है लैंग्वेज फिक्स नहीं होती, हर वर्ड का मतलब बदलता रहता है। ट्रुथ एक फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान अपने हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरप्रेट कर सकता है। उसके फिक्स्ड माइंडसेट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से वो किसी भी सिचुएशन या किसी भी ट्रुथ को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर लेता है। हर टेक्स्ट, हर आइडिया को क्रिटिकली क्वेश्चन करना चाहिए, यही उनका मैसेज है।
लैंग्वेज के अंदर भी पावर होती है, इसको समझना जरूरी है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, लेकिन सिर्फ लिखे हुए शब्दों पे नहीं, उसके पीछे छुपे हुए एजम्पशंस को भी हमें समझना चाहिए। मतलब जो लिटरल मीनिंग होता है, खाली उस पे नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे छिपे हुए भावों को भी हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट हमारे थिंकर है मिशेल फूको, जिन्होंने पावर और नॉलेज के कनेक्शन को समझाया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, पावर नॉलेज। मतलब जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर भी है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जेल्स, सब इंस्टीट्यूशंस लोगों को कंट्रोल करते हैं। ट्रुथ को पावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि पावर से ट्रुथ प्रोड्यूस होता है। सच वही है जो पावर वाले कहते हैं, यानी कि जिनके पास पावर है वो लोग जो कहेंगे वही सच माना जाएगा। उनकी फेमस बुक्स है डिसिप्लिन एंड पनिश, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। उन्होंने पैनोप्टिकन कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें लोग हमेशा अपने ऊपर नज़र महसूस करते हैं। स्कूल सिस्टम सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर और आइडेंटिटी भी सिखाता है। हमारे जो नेक्स्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है वो है अर्नेस्टो लैक्लाओ एंड शांताल मोफ। अब बात करते हैं इनकी, जिन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को पॉलिटिकल थ्योरी से जोड़ा। उन्होंने एक बुक लिखी, हेजीमनी एंड सोशलिस्ट स्ट्रेटजी। उनका कॉन्सेप्ट है रेडिकल डेमोक्रेसी, जिसमें डाइवर्सिटी को वैल्यू दी जाती है। रेडिकल डेमोक्रेसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर नंबर 8 है आपके BPSC 101 का पार्ट। उनका कहना है पॉलिटिकल आइडेंटिटीज फिक्स्ड नहीं होती, बनाई जाती हैं। डिस्कोर्स और लैंग्वेज पॉलिटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एगोनिस्टिक प्लूरलिज्म यानी कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट, ये डेमोक्रेसी में ज़रूरी होता है। LGBTQ+ मूवमेंट्स नए पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करते हैं, और ये एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है कि यहाँ पर सबके राइट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इनके बीच में हम डिफरेंस समझेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म फोकस करता है कल्चर और सोसाइटी पे, जैसे वैल्यूज़, आइडेंटिटी, डाइवर्सिटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ज़्यादा थियोरेटिकल है, ये लैंग्वेज और मीनिंग पे फोकस करता है। दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ को रिजेक्ट करते हैं। दायदा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने पोस्ट मॉडर्निज्म को इन्फ्लुएंस किया है। दोनों सब्जेक्टिविटी, एम्बिग्विटी और मीनिंग के ब्रेकडाउन को सपोर्ट करते हैं। एक कानून सब पे सेम अप्लाई हो, ये सोच है मॉडर्निस्ट की। लेकिन अब पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि लॉ का इंटरप्रिटेशन हर कंटेक्स्ट में अलग होता है। यानी कि मर्डर करने वाले को जो सज़ा मिलती है, वही अगर सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया जाए तो वो सज़ा सेम नहीं हो सकती। मॉडर्निस्ट के लिए वो सेम होगी, लेकिन पोस्ट मॉडर्निस्ट के लिए वो सिचुएशनल होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन डाइवर्सिटी और हाइब्रिड कल्चर को बढ़ावा देता है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म के कोर आइडियाज़ है। नेशनल आइडेंटिटी और बॉर्डर्स को ये चैलेंज करता है। मीडिया और टेक्नोलॉजी से फ्रैगमेंटेड रियलिटी क्रिएट होती है। डिफरेंट कल्चर्स के आइडियाज़ एक दूसरे में मिल जाते हैं। मल्टीपल ट्रुथ्स, लाइफस्टाइल्स को ये एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये भी कहता है कि ग्लोबलाइजेशन सुपरफिशियल और एक्सप्लॉयटेटिव भी हो सकता है। इंडिविजुअलिज्म और डिजिटल आइडेंटिटीज़ का राइज भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, नेटफ्लिक्स सब जगह पॉपुलर है, लेकिन हर व्यूवर को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से कंटेंट देता है। दैट इज़ पोस्ट मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस मिलती है।
क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म इतना स्केप्टिकल है कि मॉरल और पॉलिटिकल क्लैरिटी खो जाती है। इसमें कोई क्लियर एक्शन प्लान नहीं होता, सच को इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है कि लोग डिसएंगेज हो जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इग्नोर कर देता है। जार्गन हैवी होने के कारण समझना मुश्किल होता है, साइंस और रीज़न को भी अननेसेसरी डाउट करता है, यूनिटी को रिजेक्ट करके प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स को कमज़ोर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फेमिनिज्म को ग्रैंड नैरेटिव कहकर रिजेक्ट करना जेंडर जस्टिस के लिए हार्मफुल हो सकता है। और ये मटेरियल जो रियलिटीज़ है उनको भी ये नेगलेक्ट कर देता है। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म ने मॉडर्न आइडियाज़ जैसे ट्रुथ, आइडेंटिटी और प्रोग्रेस को चैलेंज किया। मेजर थिंकर्स हैं लियोटार्ड, डेरिडा, फोको और लैक्लाउ एंड मूफे। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ज़्यादा ब्रॉड है। ग्लोबलाइजेशन और मीडिया कल्चर से इसका डीप कनेक्शन है। इस थ्योरी की वजह से नए तरीके आए जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग और पावर के डिसेंट्रलाइजेशन को इम्पोर्टेंस मिली। हाँ, इसमें कुछ वीकनेसेस भी हैं, लेकिन ये डाइवर्सिटी और रेजिस्टेंस को समझने का एक नया नज़रिया देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सोशल मीडिया जहाँ हर कोई अपना सच बनाता है, अपनी आइडेंटिटी दिखाता है, दैट इज़ प्योर पोस्ट मॉडर्निज्म इन एक्शन। तो दोस्तों, आज की इस फैसिनेटिंग जर्नी में हमने एक्सप्लोर किया पोस्ट मॉडर्निज्म का फुल लैंडस्केप, जहाँ सच एक ही नहीं होता और हर आइडेंटिटी, हर एक्सपीरियंस की अपनी अलग वैल्यू होती है। हमने जाना कि जैसे लियोटार्ड ने ग्रैंड नैरेटिव्स को चैलेंज किया, डेरिडा ने हमें सिखाया कि हर टेक्स्ट के पीछे छुपा होता है एक डीपर शिफ्टिंग मीनिंग, और फूको ने बताया कि पावर सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में नहीं बल्कि नॉलेज के अंदर भी होती है। फिर आया लैक्लाउ और मूफे, जिन्हें रेडिकल डेमोक्रेसी में विश्वास था, जहां हर पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन सकती है, बिखर सकती है और फिर से नई बन सकती है। और हमने ये भी समझा कि पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि ग्लोबलाइजेशन, मीडिया कल्चर और आज की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हाँ, हर थॉट की तरह इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे ओवर स्केप्टिसिज्म, कंफ्यूजिंग लैंग्वेज या एक्शनेबल रोड मैप की कमी। लेकिन सबसे बड़ी बात, पोस्ट मॉडर्निज्म हमें क्वेश्चन करना सिखाता है। जो दिख रहा है वही सच नहीं हो सकता। पावर कहाँ छुपी है, आइडेंटिटी क्या है और सच का मतलब क्या है, ये सब सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म ने आपका नज़रिया बदला? क्या सच में हर सच सब्जेक्टिव होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना व्यू। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सक्सेस स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यही है आपकी पढ़ाई और समझदारी का अल्टीमेट स्टेशन। थैंक यू।